जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह 12वां वीडियो। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। मैं हूं आपका टीचर दीपक कुमार डीएम। आप सभी को अभी तक मैंने जो प्रदान किया है 11 वीडियो, वो आपको कैसे लगे हैं, उसके नोट्स आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। मैं तो बस बार बार यही कहूँगा कि आप उस नोट्स को ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम आपके लिए हैं, यूपीएससी से ट्रिपल एससी से ले करके आपके वनडे एग्ज़ाम, चाहे यूपीपी के हों, पुलिस के हों, चाहे आपके टेट के हों, चाहे सुपर टेट के हों, हर चीज़ में ये काम आने वाला है। तो आप सभी लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। बस इतना सा ही मांग है, बाकी आप लोगों को सब कुछ मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह 12वां वीडियो, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, वो है तुगलक वंश। आज हम तुगलक वंश का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं गुलाम वंश और हम अध्ययन कर चुके हैं खिलजी वंश का। अब हम अध्ययन करने वाले हैं तुगलक वंश का। तो अगर आप लोगों को कोई भी मेरे वीडियो में दिक्कतें आ रही तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने लिख दिया है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल आशा क्लासेस डीएम को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, जितना भी आपका ग्रुप है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश की बात हम करें तो 1320 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है और 1398 और 1414। देखो, ये दो तिथि मैंने क्यों लिखवाई है, क्योंकि 1320 में शुरुआत होती है तो गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। 1398 ईस्वी या 1414 ईस्वी की बात इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें लास्ट में जो मतलब पतन की बात आती है तो 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हो जाता है, जिससे तुगलक वंश पतन की ओर चला जाता है। ठीक है ना। तो पूरा डिटेल हम आगे देखेंगे, ये दो तिथियां क्यों हैं आपको आगे हम बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तुगलक वंश में पहला शासक जो था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। उसका क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन का नाम पहले गयासुद्दीन नहीं था, इसका नाम था गाजी मलिक। इसका क्या नाम था? गाजी मलिक। याद करिए, मैंने आपको खिलजी वंश में मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ाया था। तो मुबारक शाह खिलजी का जो उत्तरी पश्चिमी साइड का, जो जहाँ पे आज देखिए पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इस क्षेत्र का इसे गवर्नर नियुक्त किया था। मुबारक शाह खिलजी ने इसे यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। और जैसे ही खिलजी वंश का पतन होता है तो यह क्या बन जाता है? अपने आप को शासक बना देता है और नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का क्या नाम था? तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना करता है और अपना नाम गाजी मलिक से बनाकर क्या बना देता है? गयासुद्दीन तुगलक। इसको कभी कभी नाम तुगलक गाजी भी इसका नाम मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। कभी कभी इसका नाम तुगलक गाजी भी मिलता है, ये भी याद रखिएगा, गाजी। ठीक है ना। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यह कैराना तुर्क का एक गुलाम ही था। कैराना तुर्क एक था, क्षेत्र था करोना, आप जानते होंगे। और यह तुर्क से भी रिलेटेड, इसकी जाति जो थी तुर्क थी और यह गुलाम, एक प्रकार का गुलाम ही था पहले। ठीक है ना। मैंने कहा ना, ये सल्तनत काल में गुलामों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, गुलामों का काफ़ी ज़्यादा राज रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। चलिएगा आगे हम देखते हैं। इसने अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था को लागू कर रखा था और भूमि पुनः अमीरों में बांट दी। जो अलाउद्दीन खिलजी सैन्य व्यवस्था नहीं होता था, मैंने बताया था, हुलिया पहचान करने के लिए उनका था, हुलिया दागना और घोड़ों को दागना, ये प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी। उसी व्यवस्था को इसने जारी रखा और भूमि पुनः अमीरों में बांट दी। अमीर जो थे उनमें पुनः इसने बांट दी, क्योंकि अमीरों से जमीन ले लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने क्या किया? उन्हें बांट दिया। ठीक है ना। इसने 29 अवसरों पर मंगोलों से संघर्ष किया था। जो मंगोल आक्रमणकारी नहीं आते थे जम्मू कश्मीर साइड में, 29 बार इसने उनसे संघर्ष किया और प्रत्येक बार उन्हें भारत से क्या किया? भगा दिया। प्रत्येक बार उन्हें भारत से क्या किया भैया? भगा दिया। ठीक है ना। इसीलिए इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था मलिक उल गाजी। इसको इंपॉर्टेंट जानिएगा। मलिक उल गाजी के नाम से किसे जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है मलिक उल गाजी, क्योंकि इसका नाम आपने देखा गाजी मलिक, मैंने पहले बताया ना, उसी से आप अटैच कर लीजिएगा, उसी से आप संबंध रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रथम ऐसा शासक था सल्तनत काल में, इसने नहरों का निर्माण करवाया। पहला ऐसा शासक, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा एकदम से, क्योंकि नहरों का निर्माण संतुलन काल में सर्वप्रथम किसने शुरू करवाया था भैया? उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहरों का निर्माण सर्वप्रथम संतुलन काल में करवाया था। यह पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तुगलकाबाद की स्थापना की थी। और तुगलकाबाद को जब इसने स्थापना की, और वही तुगलकाबाद आपने देखा होगा इसने अपने नाम पे रखा था, अपने ही नाम पे इसने तुगलकाबाद को अपना स्थापना बनाया था वहाँ पे। और इस लेकिन जब हमारा ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको मारा था, जबकि ये केवल कहा जाता है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो इसी के शागिर्द में था, इसका वास्तविक जो एक नाम था कि यह जूना खान के नाम से जाना जाता था, इसी के शागिर्द में यह मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कि इसको मरवा के राजा बना था, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। इसके बारे में एक खास बात और आप जानेंगे कि इसने जो है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसने चांदी का टका चलवाया था, सिक्के के रूप में नहीं, मुद्रा के रूप में इसने चांदी का टका चलवाया था। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको इसका फोटो दिखा दे रहा हूँ कि चांदी का टका कैसा इसके शासन में होता है। देखिए, ये है चांदी का टका। इसके शासनकाल में यही चांदी का टका इसके शासनकाल में चलाया गया था, और यह चांदी का होता था, और यह इसकी मुद्रा के रूप में प्रचलित था, जिस पे अरबी भाषा में लिखा रहता था, जिस पे अरबी भाषा में क्या होता था? लिखा रहता था। तो ध्यान रखेंगे इसको दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो शासक बना था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुगलक वंश में सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाएगा तो इसी के बारे में ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का दो नाम मिलता है, जिसमें से एक नाम था जूना खान या जौना खान इसे कहते थे, और दूसरा नाम इसका जो मिलता है वो था उलूग खान। क्या था? उलूग खान। ये भी याद रखिएगा, इसके दो नाम मिलते हैं। एक नाम इसको मिलता है जोना खान के नाम से, और दूसरा इसको मिलता है उलूग खान के नाम से इसका नाम मिलता है, ठीक है ना। तो चलेंगे देखेंगे। कहा जाता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान कहने का अर्थ है कि ये बहुत ही पढ़ा लिखा था। गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, काफ़ी चीज़ों का इसे ज्ञान था, मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा था। लेकिन फिर भी यह पढ़े लिखे होने के साथ साथ मूर्ख शासक था। मतलब ये सोचता बड़ी दूर की था, लेकिन करता था, जब करता था तो सब काम खराब हो जाता था। अभी देखेंगे इसके कितने काम कैसे खराब हुए हैं। सोचता तो बहुत अच्छा था, इसका विचार बहुत अच्छा था कि आगे के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर उसको अप्लाई किया जाता तो वो बहुत खतरनाक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा था और बहुत ही ज़्यादा यह शिक्षित था। और यह देखिए 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया। देखेंगे इतिहास में वह एक बुद्धिमान और मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। मतलब यह एक प्रकार का बहुत ही बुद्धिमान भी था, पढ़ा लिखा भी था। मैंने बताया ना, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, मतलब हर क्षेत्र में इसका ज्ञान अच्छा था। लेकिन यह फिर भी मूर्ख शासक था, क्योंकि दूर की सोचता था जो वर्तमान समय में संभव नहीं था। चलेंगे देखेंगे कैसे ये मूर्ख था, इसको आप लोग देखेंगे किस प्रकार यह मूर्ख था। कई कारण मिलते हैं, जिसमें 5 महत्वपूर्ण कारण आपको मिलने वाले हैं। पहला कारण कर वृद्धि। इसने क्या किया ना, जो दोआब क्षेत्र था, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, इन सब क्षेत्रों में इसने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, दुगना टैक्स लगा दिया कि जितना आप उपज लाओ उसका आधा इधर दो, तो ये दुगना टैक्स। लेकिन क्योंकि वो क्षेत्र जो था अकाल और प्लेग से जूझ रहा था, तो वो लोग देने में असमर्थ थे, इसलिए ये फ्लॉप हो गया। इसका कर वृद्धि करना क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। राजधानी परिवर्तित किया, बहुत ही ये काम इसका बहुत खराब था। इसने क्या किया? दिल्ली से राजधानी देवगिरी, देवगिरी कहाँ है? देवगिरी का नाम इसने बदला था, महाराष्ट्र में एरिया पड़ता है। इसने देवगिरी में अपना राजधानी ट्रांसफ़र किया और उसका नाम रख दिया था दौलताबाद। मतलब दौलताबाद, आज जो दौलताबाद आप लोग जानते हो, इस दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी, ठीक है ना। इस दौलताबाद का पुराना नाम क्या है भैया? देवगिरी नाम है, और यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो 1327 ईस्वी में इसने राजधानी परिवर्तित की थी दिल्ली से देवगिरी, जिसको आज दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। जैसे अपने यहाँ नहीं सांकेतिक मुद्रा चलती है कि 10 रुपये कागज ही तो होता है ना, लेकिन उस पर लिखा रहता है 10 रुपये, तो 10 रुपये का वैल्यू होता है। 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये का वैल्यू है। 2000 लिखा है 2000। तो सेम इसने भी प्रयास वही किया था कि सांकेतिक, बहुत ही अच्छा विचार रखता था, लेकिन वर्तमान समय में ये काम नहीं था। उस समय
इसका काम नहीं हो पाता था, लेकिन सोच बड़ी अच्छी रखता था कि ये काम हो सकता है। सांकेतिक मुद्रा रखा क्योंकि सोचता था सोने चांदी चलाना काफ़ी कठिन काम है, हम क्यों ना सांकेतिक मुद्रा रख दें जिससे बाजार में मुद्रा का प्रवाह बना रहे। सोच अच्छी थी, तो सोने चांदी के सिक्के को इकट्ठा करके इसने डिमोनेटाइज कर दिया। अपने यहाँ भी डिमोनेटाइज हुआ था ना। हाँ भैया, आपको पता है ना कि अपने यहाँ भी मुद्रा को रोक दिया गया था, तो आप लोग जानते होंगे, नोटबंदी जिसे आप लोग कहते थे, ठीक है ना। तो वो काम हुआ था यहाँ पे। वैसे इसने भी सोना चांदी बंद करवा के इकट्ठा करवा लिया और तांबे और कांसे के सिक्के इसने चलवाए सांकेतिक मुद्रा के रूप में, ठीक है ना। कैसे मुद्रा के रूप में? सांकेतिक, कि उतना ही इसका भी वैल्यू होगा जितना पहले का होता था, लेकिन ये सांकेतिक होगा क्योंकि हमारे पास सोने चांदी उतने नहीं है, ये कहकर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तो ये भी फ्लॉप हो गया इसका, ये भी नहीं दिक्कत हुआ, ठीक है ना। अगला, खुरासान अभियान और कराचील अभियान, दो अभियान इसने किया था, एक खुरासान एक कराचील अभियान, ठीक है ना। खुरासान अभियान, खुरासान कहाँ है भैया? मध्य एशिया, आप जानते होंगे, जहाँ पे आप उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान ये सब बसे हैं, वहीं पे था भैया खुरासान। और यहाँ पे जब इसने अभियान चलाया ना, तो इसने यह ले गया था 3,70,000 सैनिक। और सोचो, इतना सैनिक लेकर गया और इतने सैनिकों का वेतन पहले से दे दिया, मतलब युद्ध होने से पहले ही इनको वेतन दे दिया, इनके परिवार के भरण पोषण के लिए पहले से ही वेतन दे दिया, जिससे इसको कमी हो गई, इसके राजस्व में कमी आ गई और ये दिक्कत में आ गया, ठीक है ना। तो ये भी फ्लॉप हो गया इसका खुरासान अभियान। कराचील अभियान भी इसने किया था। कुमाऊं की पहाड़ियाँ, कुमाऊं की पहाड़ियाँ आप जानते हैं, कुमाऊं कहाँ स्थित है आप जान रहे हैं, जो उत्तराखंड गढ़वाल का एरिया है, सब एरिया क्या था? कुमाऊं का एरिया था। और यहाँ पे इसने अभियान चलाया था और इस अभियान में भी यह असफल हो गया क्योंकि इसने वेतन पहले से ही दे दिया, जिससे इसका राजस्व खराब हो गया। और यह, तो यही सब कारण थे जिससे इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता था। देखो, राजधानी परिवर्तन में एक बात और मैंने बताना भूल गया, आपको बता दे रहा हूँ। राजधानी जब यह बदला दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद, फिर इसने देखा कि ये सफल नहीं हो रहा है, तो 1335 ईस्वी में, इसको नोट कर लीजिएगा, 1327 में दिल्ली से देवगिरी गया और पुनः 1335 ईस्वी में देवगिरी से दिल्ली वापस चलाया, पुनः वापस चलाया, ठीक है ना। तो ये काम था इसका। यही सब कारण है ना, यही सब कारण है कि इतिहासकार इसे क्या मानते हैं? पागल, रक्त पिपासु या स्वप्नशील। मतलब ये पागल है, केवल स्वप्न देखता है, अंधाधुंध, बस इसको कुछ करना नहीं है। रक्त पिपासु, ऐसे जनता को निचोड़ दिया था, थका दिया था जनता को। एक प्रकार से जनता भी इससे परेशान थी और ये जनता से भी परेशान था। इसीलिए जब ये मरता है ना, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो बदायूनी लेखक नहीं थे, बदायूनी, वो बदायूनी ने क्या कहा कि भैया अंततः लोगों को इससे छूट मिल गई, और लोगों को इससे छूट मिली ही मिली, इसे भी लोगों से छूट मिल गई। जब ये मर गया तो ऐसा उन्होंने कहा कि लोगों को तो इससे छूट मिली ही मिली, इसे भी लोगों से छूट मिल गई, क्योंकि यह भी ठीक था, जनता भी ठीक थी, बस गड़बड़ थे इसके विचार और जनता के विचार। ऐसा बदायूनी कहते थे। ये था पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील। ये बहुत बार पूछा गया। MBT, इसको शॉर्टकट में क्या कहते थे? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसके थोड़ा सा और वर्कआउट, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कृषि के विकास के लिए इसने एक अलग से ही व्यवस्था की थी, जिसको कहा था दीवाने कोही या अमीर कोही। इसने अलग से व्यवस्था की थी कृषि के विकास के लिए, जैसे नहरों का निर्माण करना हो या कृषि का कर वसूलना है, कृषि के लिए कुछ उपाय देने हो, तो ये एक संस्था ही बना दिया था दीवाने कोही, इसी के अनुसार। लेकिन इस दीवाने कोही के जो अधिकारी थे भ्रष्ट हो गए थे। ये तो ठीक था, लेकिन इसके अधिकारी ही भ्रष्ट हो गए, जिससे यह पूरा संस्था ही खराब हो गया। मतलब जो भी कार्य करता था, कुछ ना कुछ खराबी हो ही जाती थी इसका, ठीक है ना। जैसे इस टाइम देखिए, सरकार अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन कोरोना, तो ये कभी वो कभी ये, तो ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता था पहले भी। तो समस्याएं हैं, आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके शासनकाल की सबसे अच्छी बात है कि इसमें मोरक्को देश है, आप जानते होंगे, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को। वहाँ से एक यात्री आया था, इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। 1333 से 1347 तक भारत में रहा और इसी के दरबार में अपना रहता था, वास करता था, और अपना एक पुस्तक लिखा था, रहला, जिसे तारीख़ रहला कहते हैं। इसके बारे में जीवनी इसने इब्न बतूता ने लिखा था। मोरक्को से आया था। अरे ये वही मोरक्को है जहाँ से आपकी नोरा फतेही, आप जानते होंगे, एक अच्छी डांसर है ना नोरा फतेही, वो आपकी आती हैं, वहीं से ये भी आया था। ये मोरक्को से कौन? इब्न बतूता। नाम सुना होगा इब्न बतूता, बहुत नाम सुना होगा, ठीक है ना।
इब्न बतूता ने अपना जो है रहला, तारीख़ रहला पुस्तक लिखा था, उसमें ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सब कुछ बातें लिखी थी, सारी बातें इतिहास उसी से मिलती हैं, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से खुश होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता को क्या बना दिया था? दिल्ली का काजी, ठीक है ना। 1342 ईस्वी में चीन में इसे अपना राजदूत बना के भेजा था। ये बहुत अच्छी बात थी कि मोरक्को का यात्री आया था इब्न बतूता, और उसको ही मोहम्मद बिन तुगलक ने यात्री बना के भेजा था, राजदूत बना के भेजा था चीन में, क्योंकि यह बात करने में ठीक था, शिक्षित था, तो इसने सोचा कि हम व्यवहार बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना। अगला देखेंगे, दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना इसी के टाइम हुई थी। मतलब इधर मोहम्मद बिन तुगलक अपना तुगलक वंश चला रहा था, और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी और बहमनी राज्य की स्थापना हो रही थी, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, अभी आगे पूरा आपको पढ़ना है, परेशान ना होइए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु बदायूनी, क्या लिखा था मैंने भी बताया ना, अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई, ऐसा कहा था इसने कि इसके मर जाने से इसको भी छूट मिल गया और जनता भी इससे छूट प्राप्त कर ली। ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के चलिएगा। हमने दो शासकों को पढ़ाया, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। आगे के वीडियो में और शासकों के बारे में पढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट आपके लिए लाया जाएगा, क्योंकि इसके शासन व्यवस्था भी आपको पढ़नी है, तो काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो, इसीलिए मैं एक चैप्टर और एक वीडियो और इस पे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और मेरे वीडियो को जितना शेयर कर पाइए, जितना सब्सक्राइब करवा पाइए आप लोग करवाते रहिए, और खुद भी प्रयास करिए कि मेरा वीडियो निरंतर ऐसे ही आता रहे, बना रहे, ताकि आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं भी आप सबके समक्ष हमेशा आता रहूँगा, आप सबके समक्ष अपने वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।